हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास हमारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। एक्चुअल में मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको मैं कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर और HNO3 होता है। और एस्टोसोफोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 के कंपैरिजन में, इसलिए जब एस्टोसोफोर और HNO3 को हम मिक्स करते हैं तो एस्टोसोफोर का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डोमिनेंट रहता है और HNO3 बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये मैंने यहाँ डिस्कशन कर चुका था लास्ट क्लास के अंदर कि फर्स्ट स्टेप में एस्टोसोफोर का जो H+ आयन रिलीज होता है, ये सेकंड स्टेप में H+ आयन HNO3 को प्रोटोनाइज करके और सेकंड स्टेप में HNO3 NO2+ आयन रिलीज कर देता है। और ये H+ पहले HNO3 एक्सेप्ट करता है और HNO3 जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करता है। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 क्या है, तो ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करता है और ये नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोनियम आयन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। और फिर ये जो वाटर बना, ये जो वाटर बना ये H2SO4 से रिएक्ट करके H3O+ आयन। अब मैंने इन तीनों स्टेप को ऐड करूंगा तो नेट जो रिजल्ट आएगा वो ये है। तो आपको नेट रिजल्ट से मतलब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से मतलब नहीं है। वो ये स्टेप्स मैंने बताए इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि HNO3 किस तरह से ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और H2SO4 HNO3 NO2+, H3O+, 2HSO4-। तो H2SO4 HNO3 नाइट्रोनियम आयन बन गया, ये बन गया। अब ये नाइट्रोनियम आयन गुड इलेक्ट्रोफाइल है। अब जब हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन यानी एनिलीन में डायरेक्टली हम क्या डाल रहे हैं, एनिलीन के अंदर हम डायरेक्टली एनिलीन को डायरेक्टली हम किस में पुट कर रहे हैं, तो जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के साथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर में डालते हैं, तो एनिलीन के अंदर ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, उसके बावजूद भी यहां पर हमारे को पैरा आइसोमर, पैरा नाइट्रो एनिलीन करीब 51% मिलता है। दूसरा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन करीब 2% मिलता है। और तीसरा मेट्रा नाइट्रो एनिलीन जो करीब 47% मिलता है। तो अब यहां ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। आप देख लो, टोटल अपन ने जितने भी 11 से रिएक्शन पढ़ी है उसमें या तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल रहे थे, मतलब हमने जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड यानी क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजीन, कोई भी फिनॉल, कोई भी डिस्कस किया, तो या तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आते हैं और नहीं तो फिर वो मेटा पर आते हैं। लेकिन ये सिंगल रिएक्शन है, ये वाला हमारे पास सिंगल रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे को ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिलते हैं। तो इसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। और एक्चुअल में क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर एसिडिक है। तो ये दोनों ये आपस में रिएक्शन करके एक तो NO2 आयन प्रोड्यूस करेंगे जो अभी आपने देखा।
तो ये जो NO2 आयन प्रोड्यूस करेंगे, ये NO2 आयन प्रोड्यूस करेंगे और ये NO2 आयन नाइट्रोनियम आयन, और इधर से यहां से जो H+ आयन रिलीज होता है इस नाइट्रेटिक मिक्सचर से, क्योंकि नाइट्रेटिक मिक्सचर है क्या बेटा, अच्छा एसिडिक है। तो इस अब होता क्या है, NH2 का तो ऑर्थो और पेरा पर ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो हम जानते ही हैं बेटा, यानी ये वाला और इस वाले में तो हमको डाउट नहीं है, ऑर्थो और पेरा, पर मेटा क्यों मिला उसका रीजन हमको देखना है। तो जैसे हम नाइट्रेटिक मिक्सचर में डालते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट एनिलीन पे अटैक करते हैं, तब तो वो ऑर्थो और पेरा पे करते हैं, और लेकिन क्या होता है कि इसका कुछ पोर्शन एनिलीन का नाइट्रेटिक मिक्सचर के अंदर एनिलीनियम आयन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको एनिलीनियम आयन भी बोलते हैं और फिनाइल अमोनियम आयन भी बोलते हैं, फिनाइल अमोनियम आयन। अब एनिलीन, तो जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं तो एनिलीन का कुछ पोर्शन नाइट्रेटिक मिक्सचर के अंदर जो H+ आयन है उससे ये प्रोटोनाइज होकर एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एनिलीनियम आयन का ये NH3+ है, ये जो बेटा NH3+ है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा है, ये हो गया डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, यानी अब ये हो गया, ये जो ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला। तो इस वजह से क्या होता है, इस पे यहां जो अटैक करता है NO2+ आयन, इस केस में जो NO2+ आयन अटैक करेगा तो वो यहां अटैक करके और ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है। तो पहला पॉइंट तो मैंने ये समझाया कि एनिलीन की बेसिक नेचर होती है, तो नाइट्रेटिक मिक्सचर के अंदर कुछ पोर्शन एनिलीन का एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा। नाइट्रेटिक मिक्सचर एसिडिक है तो इसके H+ आयन इस NH2 के नाइट्रोजन को प्रोटोनाइज करके और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिलीनियम आयन का ये जो ग्रुप है NH3+ या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो इसकी वजह से ये रिंग डीएक्टिव हो गई और साथ में मेटा डायरेक्टिंग हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग को मेटा डायरेक्टिंग बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो रिंग को ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल और साथ में रिंग को एक्टिव कर देता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग को डीएक्टिव कर देते हैं और साथ में मेटा डायरेक्टिंग बना देते हैं। तो इस वजह से जितना भी पोर्शन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ और उस पर NO2+ अटैक करेगा तो मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन बनेगा, और रिमेनिंग पोर्शन जो अभी एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, मेरे कहने का मतलब ऐसे सारे NO2+ आयन जो एनिलीन पे अटैक करेंगे तो वो ऑर्थोपेरा पे अटैक करेंगे, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये तीसरा भी क्यों बन गया, तो इसलिए ये तीनों बनते हैं। अब बुक के अंदर तो ये या NH2 लिखा हुआ है, तो होता क्या है बेसिकली ये एनिलीनियम आयन, अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया और प्रोडक्ट बने पेरा नाइट्रो एमीन, ऑर्थो नाइट्रो अमीन। अब आप इन परसेंटेज को कंफ्यूज मत करो, ये ऑब्जर्व है, ठीक है ना। पेरा मेजर बन रहा है और ऑर्थो सबसे कम बन रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, पर बहुत ही ज्यादा कम बन रहा है, तो इसको आप कंफ्यूज मत करो, क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने आपको कहा ना आपको इग्नोर करने चाहिए,
जो है उसको स्वीकार करो। ठीक है, तो अब ये मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये पेरा नाइट्रो एनिलीन, और साथ में बन गया मेट्रा नाइट, इस ये बना है मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर को NaOH से या एक्सिस बेस से ट्रीट करेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सिस एसिड है तो Na+OH- तो यहां से प्रोटॉन निकल के और वाटर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा, ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो NH2, तो ये NH3+ से जो H+ है वो निकल के OH- आयन से कंबाइन करेगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ NO2 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो फिर हम जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो NaOH डालते हैं, तो जितना भी एनिलीनियम आयन है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारे पास पेरा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन तीनों के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि जब हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पेरा तीनों ही मिलते हैं, तो आप लिखोगे ऑर्थो और पेरा मिलना तो कोई मतलब नॉर्मल रूटीन की बात है, ऑर्थो और पेरा मिलना तो। बट मेटा मिलने का रीजन ये देना है कि एनिलीन में NH2 ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बेस है, तो वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर का H+ आयन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NH3+ आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसके बनने की वजह से इस रिंग की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और आने वाला NO2+ अब ऑर्थो पेरा पर अटैक नहीं करके मेटा पे करेगा। तो ये हमने डिस्कशन किया। अब अगर हम नाइट्रेशन वही प्रोटेक्टिव मेथड से करें, यानी पहले एसाइलेशन करके करें, तो हमारे को पेरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। तो अगर आ जाए आपको हाउ टू कन्वर्ट पेरा नाइट्रो एनिलीन, जैसा कि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हाउ टू कन्वर्ट पेरा नाइट्रो एनिलीन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम NH2 का, जो मैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, सबसे पहले हम नाइट्रस इसका हम एसाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर एसाइलेशन करते हैं, और एसाइलेशन करके एसिड एनलाइड बना लेंगे। और एसिड एनलाइड में एक तो इसका एक एसिड एनलाइड, तो ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिव है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल इसके लिए ही है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो ये दो भागों में बढ़ गया, तो इसका जो एक्टिवेशन इफेक्ट है उस पर कम हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरी तरह से अब इसके लिए नहीं है, जबकि यहाँ पर था। ये प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन होगा ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ आएगा, लेकिन इसका एक्टिवेशन इफेक्ट अब कम हो गया, क्योंकि इस यहां पर इस नाइट्रोजन का एक्टिवेशन इफेक्ट इसीलिए कम हो गया क्योंकि CH3CO ने कम किया अपने ऊपर डीलोकलाइजेशन करके। ठीक है, तो ये बॉन्ड यूं टूट के इधर भी आएगा, और यहां पर ये इस नाइट्रोजन का एक्टिवेशन ज्यादा है। अब जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं, अब जब हम यहां पर इसका नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। लेकिन पेरा पर बहुत, ऑर्थो बहुत कम बनता है, इसलिए इग्नोर करते हैं हम, 2-3-5%। ठीक है, तो ये बन गया पेरा नाइट्रो एनिलीनियम आयन, सॉरी पेरा नाइट्रो एसिड एनलाइड, पेरा नाइट्रो आइसोमर बन गया, NO2+ अटैक करेगा। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस करने से ये बन जाएगा हमारे पास CH3COOH अलग हो जाएगा, तो ये मेटा नाइट्रो बन गया। तो ये हम मेटा नाइट्रो, ये बिल्कुल मैंने ब्रोमिनेशन में भी बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं।
और इसी तरह से जब मैं एनिलीन का, ये तो हुआ डायरेक्ट नाइट्रेशन, फिर एनिलीन का सल्फोनेशन भी होता है। तो जब हम एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं बेटा, तो ये सल्फोनेशन वाला रिएक्शन भी आपको सीधा ही लर्न कर लो बेटा, वही पैरा पोजीशन पर ही जाएगा। तो ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन को जब अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो पहले तो क्या हो जाता है, H2SO4 किस में आयनाइज हो जाता है, H प्लस और HSO4 माइनस में, और ये इसके पास, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो सबसे पहले तो एनिलीनियम आयन बनेगा। NH2 को जगह NH3 लिखेंगे, और ये एनिलीनियम आयन और ये HSO4 माइनस, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब ये एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम अराउंड 473 केल्विन पर हीट करते हैं, तो ये जो हमारे पास बन जाता है, वो बन जाता है पैरा पोजीशन पर SO2O आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं सल्फेनेलिक एसिड, SULPHA आ जाएगा, सल्फेनेलिक एसिड बोलते हैं इसको, सल्फेनेलिक एसिड। सल्फेनेलिक देख लेना, स्पेलिंग शायद आई आएगा या नहीं, ये होती है स्पेलिंग इसकी, सल्फेनेलिक एसिड। और सल्फेनेलिक एसिड, ध्यान देना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ऐसा नहीं है जो ये मेरे कहने का तो बोर्ड बुक में भी लिखा हुआ है। ये जो सल्फेनेलिक एसिड है, ये एम्फोलाइट है, एम्फोलाइट है। अब आप एम्फोलाइट है, तो एम्फोलाइट का मतलब क्या होता है, एम्फोलाइट का मतलब ये होता है कि एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो ग्रुप हैं, एक बेसिक ग्रुप है और दूसरा एसिडिक ग्रुप है। यानी यहां पर जैसे ये देख लो आप, ये सल्फेनेलिक एसिड है, तो ये और ये सल्फेनेलिक एसिड है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये ग्रुप हो गया बेटा प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये हो गया प्रोटॉन डोनर। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल, ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हो, एक प्रोटॉन देने वाला और दूसरा प्रोटॉन लेने वाला। तो अब इस केस में यानी एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तब हम उस केस के अंदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एम्फोलाइट कहते हैं। तो एम्फोलाइट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच है बोथ ग्रुप, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, यानी प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम इसको एम्फोलाइट बोलेंगे। जैसे ये देखो एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड भी एम्फोलाइट में आते हैं, बहुत बार इनको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, पर ज्यादा करेक्ट टर्म एम्फोलाइट है बेटा। तो यहां पर ये देखो, ये बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, तो ये भी एम्फोलाइट का एग्जांपल हो गया। तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा एमिनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें
एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है, प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला दोनों ग्रुप है। पेरा एमिनोफिनॉल ये भी एम्फोलाइट है। ये प्रोटॉन देने वाला एसिडिक और ये लेने वाला बेसिक। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हो, एसिडिक और बेसिक, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एम्फोलाइट। तो सल्फेनिलिक एसिड कौन सी क्लास के अंदर क्लासिफाई हो रहा है, एम्फोलाइट। अब जब घर में ही है एक प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला, तो क्या होता है, यहां पर ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन डोनर है। तो ये प्रोटॉन डोनर है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहां से ये प्रोटॉन इधर आ जाता है। जब ये यहां से प्रोटॉन इधर आ जाएगा तो एक इन्हीं के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इन्हीं के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है और ये वाला प्रोटॉन इसने लिया, ये वाला प्रोटॉन इसने लिया तो NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया। और अब ये एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है। यानी ये हो गया हमारा, यहां पर ये हो गया बेस, और बेस जब प्रोटॉन ले लेता है तो ये कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट एसिड। ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी, जब कोई ये तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये तो बेस हो गया बेटा, ये तो बेस हो गया, ये ग्रुप बेस हो गया, और ये वाला ग्रुप क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अब कोई बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो जो स्पीशीज बनती है उसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं। और कोई एसिड जब प्रोटॉन दे देता है तो यहां पर ये तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया हमारा एसिड। इस एसिड ने प्रोटॉन दे दिया तो प्रोटॉन देने के बाद ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप अवेलेबल हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ऐसे, तो जहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसका कंजुगेट एसिड भी हो और उसका कंजुगेट बेस भी हो, तो इस तरह के आयन को, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन भी हो, यानी कंजुगेट एसिड भी हो और कंजुगेट बेस भी हो, तब हम इसको एक अलग नाम देते हैं, वो है ज्विटर आयन। क्या है, ज्विटर आयन। एक मिनट, ZWITTR, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन है, तो हमेशा एम्फोलाइट ज्विटर आयन बनाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि ज्विटर आयन क्या होता है और कौन बनाते हैं, तो एम्फोलाइट्स बनाते हैं। उसका एक एग्जांपल है सल्फेनिलिक एसिड। तो ये तो मैंने एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया है, और फिर मैंने आपको बता रखा है, ये पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो स्वेडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, क्योंकि जो इसका कैटलिस्ट होता है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और ये ट्रैप्ड हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि AlCl3 FeCl3 लेते हैं हम। ये तो हो गया लुईस बेस, ये हो गया लुईस एसिड। तो ये CH3Cl, ये जब दोनों राजी हैं तो क्या करेगा, CH3Cl, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, इसको लेना है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है इसके बीच में, और ये सॉल्ट बन जाता है। तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है पहले। तो CH3Cl या इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है AlCl3 और इनके बीच में रिएक्शन होकर एक कॉम्प्लेक्स, एक सॉल्ट कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बन जाता है। और अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर चला गया, तो अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर थी वो खत्म हो गई। अब ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन
इस रिंग को तो बिल्कुल एक्टिव करेगा ही नहीं। यहां पर तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, जब तक ये लोन पेयर है तब तक तो वो इसका है, लेकिन जैसे ही ये लोन पेयर उधर बॉन्ड बना गया तो अब यहां लोन पेयर है ही नहीं, तो इस नाइट्रोजन का जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, एक्टिवेशन इन्फ्लुएंस है, वो इस पे नहीं रहेगा क्योंकि लोन पेयर उधर चला गया। तो ये आप पोस्ट करके रीड कर लेना, क्योंकि बहुत ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है बेटा। अब है डायजोनियम सॉल्ट। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है देखते हैं, और डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम इस नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कन्वर्जन भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डायजोनियम सॉल्ट, एक रिएक्टिव और अच्छा रिएजेंट है जो वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने में काम आता है। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं देखो, तो हम डायजोनियम सॉल्ट के अंदर ये एनिलीन, और एनिलीन को लो टेम्परेचर पर रखते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और जब हम एनिलीन को ट्रीट कराते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन के बीच में NaNO2 प्लस 3HCl की प्रेजेंस में, तो एक तरह से HNO2 से रिएक्शन होता है और इसका एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना। एजो मीन्स नाइट्रोजन। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर डिलोकलाइज होगा। अब एनिलीन 273 और 278 केल्विन पर NaNO2 और 3HCl से रिएक्ट करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लेता है। और अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लेता है, और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, केवल लो टेम्परेचर पर ही कोल्ड वाटर के अंदर ही स्टेबल है, वार्म वाटर में भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए जब भी हमको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट यूज करना होता है तो हम उसको लैब में फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ये लिखा हुआ भी आप रीड कर लो जो मैं बोल रहा हूं। तो बेंजीन डायजोनियम की थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, एलिफेटिक एरोमेटिक था ये, तो अब अगर मैं एलिफेटिक एमीन्स की बात करूं तो एलिफेटिक एमीन में जब NaNO2 और 3HCl में हम जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डायजोनियम आयन, और ये बन जाता है एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड, एल्काइल डाइएजोनियम। ठीक है ना, एजो मतलब नाइट्रोजन, ओनियम मतलब पॉजिटिव, जैसे कार्बोनियम आयन तो कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन Cl पर पॉजिटिव। तो यहाँ बेंजीन यहाँ एल्काइल है तो एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, एजो मतलब नाइट्रोजन और एजोनियम मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये इमीडिएटली किसमें स्प्लिट हो जाता है, R प्लस N2 और Cl माइनस। पर एरोमेटिक इवन देन ये लो टेम्परेचर पे भी इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। तो जो एलिफेटिक डायजोनियम आयंस हैं, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है, वो लो टेम्परेचर पर भी अनस्टेबल है और इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये जब स्टेबल ही नहीं है लो टेम्परेचर पे भी, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। लेकिन जो बेंजीन डायजोनियम एरोमेटिक डायजोनियम आयंस है, उसकी स्टेबिलिटी लो टेम्परेचर पर रहती है, तो हम इसको लो टेम्परेचर पर यूज करते हैं। लो टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एक बार मैं बेंजीन डायजोनियम आयन स्पेस देख रहा था, चलो ये देख लेते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम आयन अगर स्टेबल है तो स्टेबिलिटी के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा।
और रीजन आपको मालूम है, घूम फिर के रीजन क्या आता है, घूम फिर के रीजन आता है रेजोनेंस वाला। तो अगर मैं बेंजीन डायज़ोनियम आयन की बात करूं तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कोवैलेंसी 4 तक जा सकती है। NH4+ होता ही है बेटा, पर नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये है हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम, यानी ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैं बना रहा हूं इसका स्ट्रक्चर। ये बेंजीन, नाइट्रोजन मतलब एजो, बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर तो है ही, तो ये नाइट्रोजन तो ऑर्डिनरी वैलेंसी 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। अब ये यहां पर रेजोनेंस में आएगा। जब ये रेजोनेंस में आता है तो ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड इधर आते ये 5 बॉन्ड मैंने कहा ना नहीं बना सकता है। कौन? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा वो 4 बनाएगा, क्योंकि उसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है उसके वैलेंसी शेल में। तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में रेजोनेंस होने की वजह से एरोमेटिक डायज़ोनियम आयन में स्टेबिलिटी है, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी है। किससे? एलिफेटिक एल्काइल डायज़ोनियम आयन से। तो ठीक है, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, लेकिन जैसे ये बॉन्ड इधर पॉजिटिव लेगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। इस बॉन्ड को इधर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड करती नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, इस पे एक लोन पेयर तो ऑलरेडी था ही, ये वाला एक और आ जाएगा, ये जो बॉन्ड गया ये वाला, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, और अब ये पॉजिटिव रिंग में डीलोकलाइज होगा। जब ये रिंग में डीलोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड तो यहीं का यही है, ये इधर ले आए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इधर आ गया, ये इधर है, इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एलिफेटिक डायज़ोनियम आयन में नहीं बन रहे हैं, इस वजह से वो अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो आपसे कोई पूछे कि डायज़ोनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपके सामने है, ये नाइट्रोजन का प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ये लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 पॉसिबल नहीं है, 5 पॉसिबल नहीं है, तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर आता है तो ये बॉन्ड इधर चला जाता है, और फिर तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये तो इस तरह के रोज कर ही रहे हैं। तो अब मैंने जब ये बताया तो आपको एक बात क्लियर करूं, जस्ट याद आ गई मेरे को, जैसे ये एनिलीनियम आयन है, तो एनिलीनियम आयन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एनिलीनियम आयन का, अब मैं टॉपिक से हट गया थोड़ा सा ना, बेंजीन डायज़ोनियम आयन, ये एक अच्छा पॉइंट याद आ गया जो डिस्कशन में नहीं आया था।
और इसको देख के मेरे को ये याद आ गया, ये एनिलीनियम आयन है। अब चलो आप क्या करो बेटा, वीडियो पोस्ट कर लो और वीडियो पोस्ट करके एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। ये तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए मैंने, अब आप एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। चलो जल्दी वीडियो पोस्ट करके बनाओ। और यस, अब मैं होप करता हूं आपने है ना एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। जिन्होंने बना लिए, तो ये पहली बार बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं बनाए इसका मतलब वो स्टूडेंट सही है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं जिसने काम नहीं किया वो एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं करेगा, उसका ये क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाएंगे। लेकिन अब कह रहा हूं जिसने नहीं बनाया उसका ही सही है, क्योंकि इसके बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, ये इधर चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गई, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आके डीलोकलाइज हो रहा है और यहां ले लिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन के वैलेंसी कितनी बना दी आपने, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी कर दी, 5, जो कि होती ही नहीं है। इसीलिए एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। लेकिन फिर मैं करेक्शन करूं, कौन से नहीं बनते हैं? एरोमेटिक रिंग के अंदर पॉजिटिव नहीं जाता है। लेकिन अगर आपसे फिर भी अगर कोई पूछता है कि एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही बनेंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाले बनेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो बस ये दो बना के छोड़ देना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये एरो बस खाली पाई बॉन्ड का ऑर्डर चेंज कर दो, ये पॉजिटिव अंदर नहीं जाएगा। खैर, हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डायज़ोनियम आयन की जो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले ये रीड कर लो पोस्ट करके, जो मैंने बताया कि मैं रीड कर देता हूं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ readily soluble in water and is stable in cold water but react with water when warmed. It decomposes easily in the dry state. ये सब डिस्कशन में आगे अनस्टेबल है। बेंजीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये देखो इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। बेंजीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ये है। इसको हम कैसे बनाते हैं? तो हम जब लैब में क्या करते हैं, लैब में हमने पहले तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हमने कैसे बनाया बेटा? हमने बनाया इसको एनिलीन से, हमने इसको बनाया एनिलीन से। क्या डाल के? NaNO2 प्लस थ्राइस HCl 273 और 278 केल्विन के बीच में। अब ये अनस्टेबल है, तो लो टेम्परेचर पर ही रखकर हम इसमें HF प्लस BF3 डाल देते हैं, HF प्लस BF3 डाल देते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन जाता है। बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन जाता है। और ये
फिर भी स्टेबल है, वाटर इंसोल्युबल है और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। तो ये ध्यान रखना। तो बहुत बार हम इसको लैब में स्टोर करने के लिए बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बेंजीन डायज़ोनियम आयन की रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन में बेंजीन डायज़ोनियम आयन जो है वो आप देखिए, मैं वैसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा डिटेल में। आप देखो, मैं फिर भी एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। बेंजीन डायज़ोनियम आयन में ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम आयन में ये है, गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है ये? क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, यानी अच्छा छूटने वाला ग्रुप क्यों है? क्योंकि N2 पे प्लस है, यानी ये अनस्टेबल है। जब ये यहां अनस्टेबल है तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है, अपने आप को बस निजात पाना चाहता है। जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्लास बड़ी बोरिंग होती है, तो हम चाहते हैं ना, हम बहुत अच्छे लिविंग हो जाते हैं कि कब सर छोड़े भागे, नहीं तो बीच में उठ के जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है, ये तेजी से अलग हो जाता है। तो हम जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जैसे Ki से Hi से रिएक्ट कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन पर इजीली डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। बेंजीन डायज़ोनियम आयन पर इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ली मैं हमेशा बोल रहा था, एरोमेटिक रिंग से जो जुड़ गया सो जुड़ गया, वो हटने का नाम नहीं लेता है। लेकिन यहां पर N2+ हटने के लिए ही बैठा है एक तरह से। जैसे मैं अगर इसको मैं वाटर के साथ बॉईल कर दूं तो वाटर का OH- आयन अटैक करेगा और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बस क्लास ओवर कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देके, और HCl बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने इसको Ki से रिएक्ट कराया, तो यहां I आ जाएगा, ठीक है, और KCl बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको यहां पर HCl से रिएक्ट कराया Cu2CN2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो साइनो बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस एरो पर जो नेगेटिव आयन है वो यहां आ रहा है। तो मैं यहीं पर क्लास ओवर कर रहा हूं, ये बताते हुए कि बेंजीन डायज़ोनियम आयन डायरेक्ट तेजी से बेंजीन डायज़ोनियम आयन डायरेक्ट तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। इसीलिए एरोमेटिक कन्वर्जन में हम इसका वाइडली यूज करते हैं। अब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिसमें N2 हटके और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, उसका पूरा मैं डिस्कशन और एरोमेटिक कन्वर्जन और डायज़ोनियम आयन की सॉल्ट की जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।